वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एडवांस्ड रीमानियन ज्योमेट्री का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इस सेकेंड लेक्चर में पहले तो हम आपको बता दें कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके थे। सरफेस हम लोग जाने थे, कर्व का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था, और इसके बाद हम लोगों ने सब स्पेस पढ़ा था रीमानियन स्पेस के अंदर। आप लोगों ने नोट्स भी बना लिया था। और इसके जस्ट बाद हम लोगों ने सब स्पेस में और इन्वेल्पिंग स्पेस के मेट्रिक के बीच में एक रिलेशन पढ़ लिया था। नॉर्मल पढ़ा था कि सब स्पेस पे नॉर्मल हम लोग कैसे डील करते हैं। इन सारी बातों को हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर है पूरी बात? तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं, जनरलाइज्ड कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, या इसको कहा जाता है टेंसर डिफरेंशिएशन। जैसा कि आप लोगों ने बीएससी थर्ड ईयर में डिफरेंशिएशन पढ़ा है, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, तो उस समय आप लोग जब पढ़ते थे तो आप लोग केवल क्या पढ़ते थे? कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो इस कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, तो हम लोग जनरलाइज्ड कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। इसी का दूसरा नाम है टेंसर डिफरेंशिएशन। तो चलिए देखिए इसमें हम क्या करने जा रहे हैं। लेट Vn बी सब स्पेस ऑफ इन्वेल्पिंग स्पेस Vm। आप सभी लोगों को बात मालूम है कि इन्वेल्पिंग स्पेस का मतलब हमने कहा था कि वह स्पेस जिसके अंदर हम लोग पूरी की पूरी डीलिंग करें। ये आपका इन्वेल्पिंग स्पेस है या पेरेंट स्पेस है। इस पेरेंट स्पेस के अंदर हमने एक सब स्पेस माना है Vn। पहला लेक्चर सभी लोगों ने पढ़ा था। अगर यह है सब स्पेस तो n क्या है? m से छोटा है, क्योंकि Vm क्या इन्वेल्पिंग स्पेस है, तो n जो होगा लेस देन m होगा। तो लेट Vn बी सब स्पेस ऑफ इन्वेल्पिंग स्पेस Vm। अब एक काम करने जा रहे हैं हम, इस सब स्पेस में Vn में हम कोई एक कर्व कंसीडर कर रहे हैं C। लेट C बी एनी कर्व इन Vn। ठीक है, Vn के अंदर हमने क्या कर लिया? कोई एक C कंसीडर कर लिया। मतलब कुछ इस तरह की बात चल रही है कि हमारे पास ये पूरा का पूरा इन्वेल्पिंग स्पेस है, इसका नाम क्या है? हमारा Vm है ना। और इसी के अंदर हमने एक सब स्पेस मान लिया, इसका नाम क्या है? Vn। ठीक है, और इसी के अंदर हमने कोई एक कर्व ले लिया है, उसका नाम हमने क्या मान लिया? C। तो C हमने कोई एक कर्व ले लिया, इस पूरे कर्व का नाम क्या है? C है। ठीक है, और सपोज कर लिया, अब इसके जस्ट बाद देखिए, हमने सपोज कर लिया कि ए अल्फा बीटा आई कोई क्वांटिटी है जो डिफाइंड है थ्रू आउट द Vn। मतलब ये जो क्वांटिटी है ना, ये पूरे Vn के अलग, मतलब इसको पूरे को अगर आप डोमेन मान लीजिए Vn में सारे पॉइंट को, तो हर पॉइंट पे डिफाइंड है। सपोज कर लिया कि ए अल्फा बीटा आई कोई क्वांटिटी है जो डिफाइंड है थ्रू आउट द Vn। मीन्स दैट सब स्पेस के हर पॉइंट पर एक जो टेंसोरियल क्वांटिटी दिख रही है, ये क्या है? डिफाइंड है। सपोज कर लिया कि जो कर्व C है इसका आर्क लेंथ यस है। ठीक है, सपोज कर लिया कि यस जो है डिनोट कर रहा है आर्क लेंथ ऑफ C। क्लियर? आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में इस बात को देखा था कि जो ग्रीक इंडिसेस होती हैं वो टेंसर कैरेक्टर को ही डिनोट करती हैं और वाइज के रेस्पेक्ट में डिनोट करती हैं, है ना। मतलब Vm में, इन्वेल्पिंग स्पेस में। और उसी में आप लोगों ने ये भी देखा था कि जो लैटिन इंडिसेस होती हैं वो इंडिकेट करती हैं टेंसर कैरेक्टर विद रेस्पेक्ट टू एक्स एज। तो ये टेंसर कैरेक्टर को जो है डिनोट करती हैं किसके रेस्पेक्ट में? एक्स एज के रेस्पेक्ट में। क्लियर है पूरी बात? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो अब देखिए जरा, यहाँ पे जो लैटिन इंडिसेस हैं वो इंडिकेट करती हैं टेंसर कैरेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एज। देन ए अल्फा बीटा आई इज ए मिक्स टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर इन वाइज। अब देखिए इसमें ये जो ए अल्फा बीटा आई है ना, इसमें अल्फा और बीटा वाइज में, क्योंकि ग्रीक इंडिसेस है, तो ये जो है पूरी क्वांटिटी तो थर्ड ऑर्डर का टेंसर है, लेकिन वाइज में अगर बात करिए तो सेकेंड ऑर्डर का टेंसर है। तो वहाँ पर आई का मतलब नहीं है,
तो ये अल्फा बीटा आई मिक्स टेंसर है सेकेंड ऑर्डर का, किसमें, वाइज में। आई लैटिन इंडिसेस है, तो ये आई कोवेरिएंट में है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी क्वांटिटी है ये कोवेरिएंट वेक्टर है। जब एक ही इंडेक्स होता है, लैटिन एक ही इंडेक्स है ना आई, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसर को वेक्टर बोलते हैं। टेंसर ऑफ रैंक 1 को वेक्टर कहा जाता है। तो ये अल्फा बीटा आई जो है एक कोवेरिएंट वेक्टर है, और किसमें है, एक्सेज में है। बात समझ में आया। एक्सेज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आई इंडेक्स है, अल्फा बीटा की वजह से वाइज में लिखा हुआ है। ये यहाँ तक की सारी बात आई थिंक सबको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सपोज कर लिया यू अल्फा और वी बीटा यूनिट वेक्टर फील्ड है, किसका, वीएम का। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ग्रीक इंडिसेस है ना दोनों, तो जब ग्रीक इंडिसेस है तो ये किसका यूनिट वेक्टर फील्ड है, वीएम का, इन्वेल्पिंग स्पेस का, पेरेंट स्पेस का। और ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये पैरेलल डिस्प्लेसमेंट, इनका पैरेलल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किसमें, कर्व सी के अलॉन्ग। अब देखिए आप लोग जब मैनिफोल्ड पढ़े होंगे तो मैनिफोल्ड की में आप एक चैप्टर एक बार देखिएगा कि पैरेलल डिस्प्लेसमेंट जो होता है किसी वेक्टर का, लेबिसिबिटा डिस्प्लेसमेंट, आप उसमें पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसके लिए यह होता है कि अगर यू अल्फा यूनिट वेक्टर फील्ड है ना, तो इसका अगर ये पैरेलल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू चल रहा है किसी कर्व सी के लॉन्ग, तो इसके लिए शर्त होती है कि यू अल्फा का कोवेरिएंट डेरिवेटिव डेल्टा के रेस्पेक्ट में इंटू डी वाई डेल्टा ओवर डी एस इक्वल टू जीरो, जिसके रेस्पेक्ट में यहाँ करते हैं उसी को यहाँ डमी में बना देते हैं, तो ये वैल्यू क्या होती है, जीरो। आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी कोवेरिएंट वेक्टर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव कैसे हम लोग निकालते हैं, तो आप लोगों ने बीएससी थर्ड ईयर के टेंसर में पढ़ा था। जो नहीं पढ़ा होगा एक बार देख लेगा। तो जब हम लोग इसको कोवेरिएंट डेरिवेटिव इसका निकालेंगे यू अल्फा का किसके रेस्पेक्ट में, डेल्टा के रेस्पेक्ट में, तो बनेगा डेल यू अल्फा ओवर डेल वाई डेल्टा। बात को ध्यान से देखिएगा, दोनों ग्रीक इंडिसेस हैं इसीलिए नीचे हमने वाई लिख रखा है, वाइज में है। ग्रीक इंडिसेस किस में है, वाइज में है। अगर यही आई में होता ना, आई और जे होता, तो जहां हम वाई लिखे वहां पे एक्स लिखते। अभी आगे आप देखेंगे। तो ध्यान दीजिए जब हम इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव कर रहे हैं यू अल्फा का डेल्टा के रेस्पेक्ट में, तो लिख रहे हैं डेल यू अल्फा ओवर डेल वाई डेल्टा। अब देखिए कोवेरिएंट डेरिवेटिव में आपको पढ़ाया गया था कि हम लोग यहाँ पे माइनस लिखते हैं, और यू अल्फा का कर रहे हैं ना किसके रेस्पेक्ट में, डेल्टा के रेस्पेक्ट में। तो इस अल्फा को किसी नए इंडेक्स गामा से हमने बदल दिया। क्लियर। अच्छा, जब इसको बदल दिया तो क्रिस्टॉफल सिंबल लगाते हैं, जिससे बदले होते हैं इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ डमी में उसको हम लोग लगा देते हैं गामा को। क्लियर। अच्छा, किसको बदला गया है यहाँ पर, अल्फा को, तो उस अल्फा को यहाँ लिख देते हैं। दूसरी बात, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, डेल्टा को, तो उस डेल्टा को यहाँ बगल में लिख देते हैं। बात को ध्यान से समझिएगा। जो यू अल्फा का डेरिवेटिव लिख रहे हैं डेल्टा के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हम लोग अल्फा को बदले, कोवेरिएंट में है इसीलिए यहाँ माइनस साइन है। अगर यही अल्फा अगर ऊपर रहता तो यहाँ प्लस साइन रहता। ठीक है, तो अल्फा को बदल दिया किससे, गामा से, नए इंडेक्स से। जो गामा यहाँ लिखा क्रिस्टॉफल सिंबल के अंदर हमने गामा को यहाँ ऊपर लिखा है। ठीक, और गामा किसके जगह लिखा गया है, अल्फा की जगह, तो अल्फा लिख दिया। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रही है, डेल्टा के, तो डेल्टा को यहाँ लिख दिया। क्लियर पूरी बात। और एक बगल वाले क्वांटिटी को हमने एज सच रहने दिया, दिस इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत, शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम ये जो बाहर वाली क्वांटिटी लिखी हुई है हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको आप पहले में मल्टीप्लाई करोगे तो बाय द रूल ऑफ टोटल डिफरेंशिएशन ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, डी यू अल्फा ओवर डी एस माइनस यू गामा, और ये हो जाएगा गामा अल्फा डेल्टा, और एक क्वांटिटी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, दिस इक्वल टू जीरो। हमने इसको क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जैसे अभी हमने कहा यहां पर कि यू अल्फा यूनिट वेक्टर फील्ड है, ऐसे भी बीटा भी तो यूनिट वेक्टर फील्ड है। एक कोवेरिएंट वेक्टर था और एक क्या है, कंट्रावेरिएंट वेक्टर है। तो ये भी पैरेलल डिस्प्लेसमेंट चलेगा ना कर्व सी के अलॉन्ग। तो अगर पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कर्व सी के अलॉन्ग चलेगा तो इसके लिए भी ये वाली शर्त होगी कि इसका भी बीटा का कोवेरिएंट डेरिवेटिव डेल्टा के रेस्पेक्ट में इंटू डी वाई ओवर डेल्टा डी एस की वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्लियर पूरी बात।
चलिए, इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव आप सभी लोग जानते हैं, है ना, भी बीटा का कंट्रा में है, तो पहले तो बन जाएगा डेल वी बीटा एंड डेल वाई डेल्टा। वाई क्यों लिखा है? क्योंकि ग्रीक इंडिसेस की बात हो रही है। प्लस क्यों लगाया है? क्योंकि भी बीटा में बीटा कंट्रा में है। ठीक है, अब क्या करिए, इस बीटा को किसी नए इंडेक्स गामा से बदल दीजिए। तो देखो ध्यान से, गामा इस बार ऊपर है ना, तो इसको डमी बनाने के लिए क्रिस्टॉफल सिंबल में गामा को नीचे बनाना पड़ेगा। ठीक है, गामा ऊपर है ना, तो यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा? नीचे। अब देखिए यहाँ पे बदला कौन है? बीटा, तो यहाँ हमने बीटा लिख दिया। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है? डेल्टा के, तो डेल्टा को यहाँ पर लिख दिया। बात समझ में आ रही है? और ये बगल वाले क्वांटिटी को एज सच रहने दिया, दिस इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए, इस वाले वैल्यू को अंदर आप मल्टीप्लाई करिए, तो इसको जब पहले टर्म में आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू मिलेगा, और जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी वैल्यू मिलेगी। कोई दिक्कत? और इसकी वैल्यू 0 हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे? 2 कह देंगे। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट देखिए, लेट डब्ल्यू आई बी अ यूनिट वेक्टर फील्ड ऑफ वी एन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आई लैटिन इंडिसेस है, और लैटिन इंडिसेस जो है एक्सेज में है, और किस में है? सब स्पेस में है। तो जो डब्ल्यू आई है वो यूनिट वेक्टर फील्ड है। किसका यूनिट वेक्टर फील्ड है? वी एन का। अंडरगोइंग पैरेलल डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग सी, और इस वेक्टर को भी हम लोग सी के एलॉन्ग क्या कर रहे हैं? पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं। तो डब्ल्यू आई जब पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करेगा किसके एलॉन्ग? कर्व सी के एलॉन्ग, है ना। तो हम लोग इस बार लैटिन इंडिसेस है ना, तो हम लोग ये शर्त लगाएंगे कि डब्ल्यू आई का जे के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा, अब देखिए यहाँ पे यहाँ हमने लिखा है डी एक्स जे ओवर डी एस, जबकि पहले क्या लिखते थे? यहाँ पर वाई लिखते थे। क्यों? क्योंकि दोनों ग्रीक इंडिसेस था, और इस बार डब्ल्यू आई लैटिन इंडिसेस है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक्स बना रहे हैं और साथ में यहाँ जे लिख रहे हैं। जो यहाँ पे जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं उसी को डमी में लिखेंगे यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पे डेल्टा था तो आपने यहाँ पे डेल्टा लिखा था, लेकिन चूंकि ये ग्रीक इंडिसेस था तो यहाँ पे आपने वाई लिखा था। लेकिन अब आपका जो डब्ल्यू आई है इसमें आपका क्या हो गया? ये लैटिन इंडिसेस है, इसीलिए आप यहाँ पर यस बना रहे हैं और यहाँ पर एक्स लिख रहे हैं। यस तो पहले भी था। ये लाइन समझ में आई सबको? चलिए, तो डब्ल्यू आई का कोवेरिएंट डेरिवेटिव जे के रिस्पेक्ट में सभी लोग जानते हैं, डेल डब्ल्यू आई ओवर डेल एक्स जे। एक कंट्रा में है डब्ल्यू आई, तो इसको आप क्या करिए? कंट्रा में है तो प्लस बना दीजिए। इसके बाद ऊपर जो इंडेक्स है इसका के कर दीजिए, किसी दूसरे इंडेक्स के से क्या कर दिया? बदल दिया। अच्छा, जिससे बदला है क्रिस्टॉफल सिंबल में उसको नीचे लिखेंगे ताकि इसके साथ डमी बना रहे। अच्छा, किसको बदला है? यहाँ पे कौन था पहले? डब्ल्यू आई था ना, तो आई को ऊपर लिख दिया। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? जे के, तो जे को हमने बगल में लिख दिया, और इनटू हो गया डी एक्स जे ओवर डी एस, दिस इक्वल टू 0। आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर तो मिलेगा कितना? इसका मल्टीप्लाई पहले टर्म में करिए तो ये वैल्यू मिलेगा, और इसका मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म में करिए तो सीधे मल्टीप्लाई होकर के ये मिलेगा। आप इसको इक्वेशन नंबर क्या कर दीजिए? 3 कर दीजिए। बात को ध्यान से देखिए एक बार, आपके पास जो क्वांटिटी है ना, वो क्वांटिटी जो डिफाइंड है थ्रू आउट द वी एन, उसका नाम है ए अल्फा बीटा आई। तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा ऊपर लगा था, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने यूनिट वेक्टर फील्ड लिखा था यू अल्फा, तो अल्फा को नीचे लिखा था यू में, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, अल्फा को नीचे लिखा है। ऐसे बीटा देखिए ऊपर लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए बीटा कहाँ है? नीचे है, इसका उल्टा लिए हैं, और आई नीचे है, इसीलिए हम लोग किसको यहाँ पर लिए हैं? यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन करते समय जब हम लोग यूनिट वेक्टर लिए हैं वी एन में, तो आई को ऊपर लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप 3 इक्वेशन पहले क्या करेंगे? बना लेंगे। कोई दिक्कत शायद किसी को नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, नाउ द प्रोडक्ट, अगर हम लोग बात करें अब, तो एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, ए अल्फा बीटा आई यू अल्फा भी बीटा डब्ल्यू आई। ठीक, यहाँ देखिए अल्फा ऊपर है कंट्रा में, और यहाँ अल्फा नीचे है को में। ये दोनों अगर आपस में कंट्रैक्ट होंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। बीटा यहाँ है को में, यहाँ बीटा है कंट्रा में, यहाँ आई है को में, यहाँ आई है कंट्रा में। तो ओवरऑल क्वांटिटी कंट्रैक्शन के बाद एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं ये जो पूरा का पूरा आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, ये पूरा जो प्रोडक्ट है
वह स्केलर इनवेरिएंट है। क्लियर है पूरी बात? ये स्केलर है, हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम वैल्यू रखेगा, तो इसको कहेंगे स्केलर इनवेरिएंट है। और जब स्केलर इनवेरिएंट है तो ये स्केलर क्वांटिटी है, तो भाई किस बात का स्केलर है, कैसा स्केलर है, कुछ तो बदल रहा होगा यह, है ना। तो ये किसके साथ बदल रहा होगा? मान लीजिए कोई स्केलर ही वैल्यू है, तो हम लोग देखेंगे कि स्केलर इनवेरिएंट है और ये फंक्शन है किसका? कर्व सी का, आर्क लेंथ का। क्लियर? तो ये आर्क लेंथ का क्या है? आपका फंक्शन है कर्व सी पर। ये पूरा का पूरा स्केलर इनवेरिएंट है और ये फंक्शन होगा किसका? यस का। मतलब आप इसकी जब वैल्यू लिखेंगे तो यस के फॉर्म में आएगा। मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू जो है हमेशा यस के ही फॉर्म में रहेगा और कर्व के अलग अलग पॉइंट पे बदलता रहेगा अपना। क्लियर है पूरी बात? तो ये चीज़ है और हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम देगा। इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यस। अच्छा, इस सी के आर्क लेंथ के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर एक कर्व है, सपोज कर लिए कि आपने कहा कि ये कर्व है, तो ये जो कर्व है इसका आर्क लेंथ आपने यस माना है, तो ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है इसी यस का फंक्शन है। तो ये पूरी क्वांटिटी जो है इस कर्व के अलावा क्या करेगा? एस के रिस्पेक्ट में बदलता रहेगा। और वेरिएशन आप कैसे देखते हैं? डिफरेंशिएशन के द्वारा। तो हम लोग कह रहे हैं कि पूरी क्वांटिटी जो आपकी लिखी हुई है ये स्केलर इनवेरिएंट है, तो इसका जब आप डेरिवेटिव निकालोगे ना एस के रिस्पेक्ट में, जी एस के साथ जब बदल रहा है, तो डेरिवेटिव भी स्केलर इनवेरिएंट होगा, है ना। और आप लोग पढ़ें इस बात को बीएससी थर्ड ईयर में। दिस डेरिवेटिव इज गिवन बाय। अब देखिए इस डेरिवेटिव को हम लोग कैसे देने जा रहे हैं, अब ध्यान से यहाँ पर देखिए। तो देखिए जब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे एस के रेस्पेक्ट में इस पूरी क्वांटिटी को, तो पहले वाले को पहले हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं एस के रेस्पेक्ट में, बाकी तीन को छोड़ दिया, प्लस लगाया, इसको छोड़ दिया, इस बार इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे एस के रेस्पेक्ट में, इन दोनों को छोड़ दिया, फिर इसके बाद इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, इन तीनों को छोड़ देंगे, है ना। तो इसको छोड़ दिया और इसके बाद हम लोग इसको कर रहे हैं तो यू अल्फा और डब्ल्यू आई को छोड़ देंगे। अब लास्ट में डब्ल्यू आई को करेंगे और बाकी जितने हैं उनको छोड़ देंगे। तो हमने ऐसे लिख दिया। तो ये तो डेरिवेटिव सबको आता है ना, चार टर्म का करने का, बारी बारी से सब पे ऑपरेट करा रहे हैं। तो हम इसका यस के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिख दिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, आई थिंक। अब चलिए इसके जस्ट बाद देखिए, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जो ये टर्म लिखा है ना, ये वाला टर्म, पहला टर्म, इसको हम एज सच रहने देंगे, यथावत बना रहेगा, या इसमें हम कोई परिवर्तन किसी प्रकार का नहीं करेंगे। इस टर्म में सेकेंड वाले में जो डी यू अल्फा ओवर डी एस दिख रहा है, हम इसमें परिवर्तन करेंगे और इसकी वैल्यू देखिए हम इक्वेशन नंबर 1 से लेंगे। आप इक्वेशन नंबर 1 को देख पा रहे होंगे, ये रहा इक्वेशन नंबर 1। इसमें देखिए लिखा है डी यू अल्फा ओवर डी एस और माइनस ये पूरी क्वांटिटी। ये माइनस के बाद वाली क्वांटिटी को अगर आप राइट साइड में भेज दीजिए तो प्लस के साथ जाएगा ना, तो डी यू अल्फा ओवर डी एस की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? आप इस पूरी क्वांटिटी को राइट साइड में कर देंगे तो मिलेगा यू गामा गामा अल्फा डेल्टा डी वाई डेल्टा ओवर डी एस। ये पूरी क्वांटिटी आपको मिलेगी। क्लियर है पूरी बात? सो देखिए अब यहाँ पर हम वही काम करने जा रहे हैं, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जब वो वैल्यू आप पुट करेंगे तो मिल जाएगा यू गामा गामा अल्फा डेल्टा डी वाई डेल्टा डी एस भी बीटा डब्ल्यू वाई। कैसे? अब देखिए यहाँ पे आप इसी की वैल्यू रख रहे हैं ना, यहाँ पर इसकी वैल्यू, तो ये तो पहले से आपके पास है और ये बगल में दो टर्म पहले से है और इसकी वैल्यू आप जो रखे हैं वही आपको यहाँ पे मिला हुआ है, ये वाला पूरा पार्ट। क्लियर है पूरी बात? ये वाली पार्ट मिली है वैल्यू में, ये पहले से मौजूद था, ये भी पहले से मौजूद था, ये भी पहले से मौजूद था, और जो वैल्यू है वही हमने ये वाला रख दिया है। क्लियर पूरी बात? ऐसे देखिए यहाँ पे अभी आपने इसकी वैल्यू रखी, ऐसे आप इसकी वैल्यू रखिए इक्वेशन नंबर 2 से। तो ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है, इसी की वैल्यू चाहिए ना, तो ये पूरी क्वांटिटी को आप राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दो, तो माइनस के साथ चला जाएगा राइट साइड में, और जो भी ये क्वांटिटी है माइनस के साथ उसको आप यहीं पर रख दो। तो कितना बनेगा, इसी के प्लेस पे आप वो क्वांटिटी रख दीजिए। तो जब इसी के प्लेस पे आप रखेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो साथ में लगा रहेगा, और जब इसकी वैल्यू अभी आप देख रहे हैं तो माइनस के साथ आ रहा ना कुछ, तो जब वैल्यू को आप रखेंगे तो आपका बन जाएगा माइनस के साथ ए अल्फ़ा बीटा आई और बाकी जो है यू अल्फ़ा, और ये तो पहले से था
डब्ल्यू आई भी पहले से था, और भी गामा बीटा गामा डेल्टा डी वाई डेल्टा ओवर डी एस, ये वाली क्वांटिटी वहाँ से निकली इक्वेशन नंबर 2 से। क्लियर। सिमिलरली अब ये वाला टर्म आप देखिए, यहाँ पर जो डी डब्ल्यू आई ओवर डी एस है, इसकी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 से ऐसे ही पुट कर दीजिए। देखिए इक्वेशन नंबर 3 में आपको ये दिख रहा है ना, ये वाली वैल्यू, तो जस्ट इसके नीचे हमने सिंप्लीफाई करके लिखा होगा ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू जब निकालेंगे तो माइनस के साथ राइट साइड में कर दीजिए, तो ये वैल्यू आप यहीं पर फिलअप कर दीजिए। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू फिलअप करेंगे तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा, लास्ट वाला टर्म मिल जाएगा। इस बात को ध्यान देना यहाँ पर कि जो जो ये टोटल डिफरेंशिएशन में लिखा हम लोग इसी की वैल्यू फिलअप कर रहे हैं, इसकी वैल्यू फिलअप कर रहे हैं, इसकी वैल्यू फिलअप कर रहे हैं और इसकी वैल्यू फिलअप कर रहे हैं, और इसको तो हमने यथावत बने रहने दिया या ऐसा छोड़ दिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, आपका इक्वेशन जो है ना, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। हम क्या कर रहे हैं इस पूरे में u अल्फा v बीटा w i को कॉमन लेना चाह रहे हैं, पूरे सारे में जितना है, पहले टर्म में भी, दूसरे टर्म में भी, तीसरे टर्म में भी, चौथे में भी, मतलब इन सब में, सारे टर्म में से u अल्फा v बीटा w i को कॉमन लेना चाहते हैं। तो जो पहला टर्म है वो बचेगा डी ए अल्फा बीटा आई ओवर डी एस। क्लियर इतनी बात? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका ये बचेगा डी ए अल्फा बीटा आई ओवर डी एस। ठीक, यू अल्फा भी बीटा डब्ल्यू आई, ये तो पहला टर्म आपका था यहाँ पर लिखा हुआ। तो जब आप यहाँ से इसको कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर निकल गया, बचा ए वाला टर्म, तो हमने एज सच लिख दिया। अब दूसरे को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कॉमन लेना है यू अल्फा, लेकिन आपको यहाँ क्या दिख रहा है, यू गामा, अल्फा तो दिख नहीं रहा है। ठीक, अच्छा दूसरा क्या चाहिए, भी बीटा, तो भी बीटा मौजूद है, ठीक लगा। डब्ल्यू आई भी कॉमन लिया, डब्ल्यू आई भी मौजूद है। समस्या क्या है, समस्या इसी का है, ये यू गामा लिखा है और कॉमन क्या चाहिए, यू अल्फा। तो एक काम करो, इसको अल्फा बनाने की कोशिश करो। आप टेंसर में इस बात को ध्यान दीजिएगा, डमी इंडेक्स का खूब यूज होता है। ए गामा और ए गामा आपस में क्या दिख रहा है, डमी। क्लियर। आपका क्या एम है, हम चाहते हैं अल्फा बन जाए, तो इन दोनों को आप अल्फा से रिप्लेस कर दीजिए। लेकिन अल्फा इस क्रिस्टॉफल सिंबल में ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, तो इसको भी बदलना पड़ेगा। तो इसको बदलने के लिए क्या करिए कि ए वाला अल्फा और ए वाला अल्फा, ये देखो आपस में डमी है, इसको गामा से बदल दो। हमारा क्या है, हमारा एम कॉमन लेना है यू अल्फा, तो हम चाह रहे हैं कि ये अल्फा बन जाए। तो अल्फा बनने के लिए इन दोनों को हमने अल्फा बना दिया, और उसी टाइम देखा कि नीचे अल्फा मौजूद है ऑलरेडी। लेकिन देखो ध्यान से, हमारे पास सुविधा के लिए भगवान ने यहाँ भी एक अल्फा दे रखा है, तो इन दोनों को भी आप क्या करिए, गामा से बदल दीजिए। तो ये जो डमी है ना, इन दोनों को आप अल्फा कर दो, और ये जो अल्फा और अल्फा है इन दोनों को गामा कर दो। कोई दिक्कत, तो इससे कॉमन लेने में सुविधा हो जाएगी। तो आप ऐसा कर देंगे तो देखिए बचा क्या, ये बचा आपका, इसको आपने गामा कर दिया अभी, तो बचा ए गामा बीटा आई, इसको आपने क्या कर दिया अल्फा, और इसको क्या बना दिया गामा। तो अल्फा गामा, ये बगल में है डेल्टा, और ये वाला टर्म लिखा है डी वाई डेल्टा ओवर डी एस। ये हो गया, ये तो दोनों बाहर निकल चुका है ना कॉमन में यहाँ पर। क्लियर पूरी बात। तो इस टर्म को आपने डील कर लिया। ऐसे थर्ड टर्म में भी आपको कॉमन लेना है यही वाली क्वांटिटी। तो देखिए इस बार यू अल्फा है, अच्छा लगा, यू अल्फा बाहर निकल गया। दिक्कत क्या है इसमें, हमको चाहिए भी बीटा कॉमन के तौर पे इस पूरे टर्म में, है क्या यहाँ पे भी गामा। अच्छा, तो हुई समस्या। तो एक काम करो, अगर ऐसा है तो फिर हम लोग गामा को कुछ बदलें। यहाँ गामा है, यहाँ भी गामा है, कॉमन में क्या चाहिए, बीटा। तो आप क्या करिए, इस गामा को आप बीटा से बदल दीजिए, तो यहाँ बीटा बनाइए और यहाँ भी बीटा बना दीजिए। लेकिन जब आप इसको बदलेंगे ना, तो आप देखेंगे ऊपर बीटा ऑलरेडी मौजूद है, तो बीटा को क्या करो, गामा से बदल दो। कैसे गामा से बदलेगा, इसके साथ डमी चाहिए ना कोई, यहाँ देखो डमी है मौजूद। तो इस वाले बीटा को और इस वाले बीटा को, ये दोनों जो डमी है इसको आप गामा से बदल दीजिए, और ये जो गामा और गामा डमी है इसको आप बीटा से बदल दीजिए, तो आपका ये पर्पज सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ये वाला टर्म क्या आपका बचा, ए अल्फा, इसको आपने किससे बदल दिया, गामा से। ए अल्फा गामा आई, यू अल्फा तो बाहर निकल गया, भी बीटा भी बाहर निकल गया है ना। अब यहाँ पे बीटा बन गया है, चूंकि इसको आप बीटा बनाए तो इसको आप बीटा बनाए थे,
तो आपका बन गया कितना, ए अल्फा गामा आई गामा बीटा डेल्टा, और ये बगल वाला टर्म ऐसे लिखा हुआ है, डब्ल्यू आई बाहर निकल गया है। ऐसे लास्ट वाले टर्म में देखिए, यू अल्फा आपको कॉमन लेना है, अच्छा लगा, पहले से बढ़िया है, निकला हुआ है। भी बीटा ये भी ठीक है, मौजूद है। समस्या इनके साथ है डब्लू के साथ। हमको क्या चाहिए यहाँ पे कॉमन लेने के लिए, डब्लू आई कॉमन हमने लिया है। अच्छा, तो यहाँ पे आई रहेगा तभी कॉमन होगा, तो कैसे आई बनेगा, के और के है क्या, डमी है, आप इसको आई से बदल दो, लेकिन आई ऊपर पहले से मौजूद है, तो यहाँ देखिए भगवान ने एक आई और दे रखा है, तो ए वाला आई और ए वाला आई भी क्या है, आपस में डमी है, तो इसको क्या करो ना, बदल दो के से। मतलब इस दोनों के जो डमी वाले इसको आई से बदल दो, और ये जो दोनों आई हैं इसको के से बदल दो, तो ए वाली लाइन मिल जाएगी आपको। क्लियर है, ए अल्फा बीटा आई, आई को किससे बदला, के से, यू अल्फा कॉमन में चला गया, भी बीटा कॉमन में चला गया, डब्लू आई कॉमन में चला गया, और अंदर आपका यहाँ पे क्या बचेगा, के। क्लियर है पूरी बात। क्यों के बचेगा, क्योंकि आई और आई जो डमी था इसको आपने किससे बदला है, के से बदला है, और इस वाले के और के को किससे बदला है, आई से। तो बन गया कितना, यहाँ हो गया के, और इसको अपने आई से बदला तो बन गया आई, और बगल में क्या हो गया, जे, डी एक्स जी ओवर डी एस। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 4। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए जरा, वी नोट दैट जो क्रिस्टॉफल सिंबल है ना, दो तरह का यूज किया गया है। देखिए दो तरह का यूज क्या किया गया है। यहाँ का जो क्रिस्टॉफल सिंबल है ये आपका लैटिन इंडिसेस में है, और ये जो क्रिस्टॉफल सिंबल है, एक यहाँ वाला एक यहाँ वाला, ये दोनों क्रिस्टॉफल सिंबल है ग्रीक इंडिसेस में। अगर कोई बीएससी थर्ड ईयर बड़ा मन से पढ़ा होगा तो उसमें क्रिस्टॉफल सिंबल का डेफिनेशन पढ़ाया गया होगा, आपको याद होगा। क्रिस्टॉफल सिंबल दो तरह के होते हैं, एक फर्स्ट काइंड का होता है और एक सेकेंड काइंड का होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम इसको बताना चाह रहे हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रिस्टॉफल सिंबल फर्स्ट काइंड से ही सेकेंड काइंड बन जाता है। तो आपने पढ़ा होगा क्रिस्टॉफल सिंबल आई जे के, और इसका आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा। आप बीएससी की बुक उठा करके देखिएगा तो उसमें दिखेगा। तो आप जब डेफिनेशन देखेंगे ना आई जे के का, तो ऐसे लिखा होगा, हाफ बनाया होगा, है ना, और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या किया होगा, ऐसे लिखा होगा, लिखा होगा डेल जी, है ना, और इसके साथ ऐसे लिखा होगा, आई को जे के साथ लिखा होगा, तो ऐसे लिख देगा आई जे, है ना, और ओवर क्या लिखा होगा, डेल एक्स के। क्लियर है पूरी बात। अच्छा, और इसके जस्ट बाद फिर क्या लिखेगा, ऐसे प्लस बनाया होगा, फिर लिखा होगा डेल जी। अब इस बार ऐसे लिखा होगा, आई के साथ के को लिया होगा, तो यहाँ पे लिखा होगा आई, और फिर यहाँ पर लिखा होगा के, और ओवर क्या लिखेगा, डेल, और यहाँ पर बन जाएगा आपका एक्स, जो छूटा हुआ है, कौन सा छूटा है, जे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, जे, और फिर इसके जस्ट बाद आपने देखा होगा, लिखा होगा माइनस डेल जी, और इसके बाद इसको लिया होगा एक साथ जे के को, तो यहाँ पे क्या लिख देगा, जे एंड के। ठीक है, और आफ्टर दैट इसको इसके नीचे क्या लिखेगा, डेल एक्स आई, ऐसे लिख देगा डेल एक्स आई। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा डेफिनेशन होता है। एक बात ध्यान से देखिए, जब क्रिस्टॉफल सिंबल आप पढ़ रहे हो तो क्रिस्टॉफल सिंबल को एक्सप्लेन करने के लिए आपको मीट्रिक टेंसर की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे है ना इन्वॉल्व मीट्रिक टेंसर। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, हमने क्यों इसको लिखा इतने मेहनत से। हमारे यहाँ दो तरह का मीट्रिक टेंसर है, एक ए अल्फा बीटा जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, पेरेंट स्पेस के लिए है, इन्वेल्पिंग स्पेस के लिए है, और एक मीट्रिक टेंसर होता है जी आई जे, इस सब स्पेस के लिए होता है, एक्स एच के लिए होता है, एक इसके लिए है, वाई एच के लिए है। बात को ध्यान से समझिएगा। तो जब दो तरह का क्रिस्टॉफल सिंबल है तो इस तरह के क्रिस्टॉफल सिंबल को बनाने में जो मीट्रिक टेंसर का यूज हुआ होगा वो इस टाइप का यूज हुआ होगा, जी आई जे की जगह ए अल्फा बीटा का यूज हुआ होगा। ठीक है, और जब हम लोग ये लैटिन वाला बनाए होंगे, लैटिन वाला, तो इसी का यूज हुआ होगा, इस वाले मीट्रिक का। इसीलिए जो दो तरह के हम क्रिस्टॉफल सिंबल यूज किए, एक आपका ग्रीक इंडिसेस का और एक आपका लैटिन इंडिसेस का, ये दो क्रिस्टॉफल सिंबल दो अलग अलग मीट्रिक के करस्पॉन्डिंग बने हुए हैं। बात समझ में आई? चलिए देखिए,
हम किसी टर्म पर कभी डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टॉफल सिंबल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, तो हम बताएंगे क्रिस्टॉफल सिंबल एक तरह का कनेक्शन होता है और हम बाद में इस पर अच्छा चर्चा करेंगे। क्रिस्टॉफल सिंबल के पीछे काफ़ी अच्छी स्टोरी भी है। सो यहाँ पर देखिए, वी नोट दैट द क्रिस्टॉफल सिंबल विद ग्रीक इंडिसेस हैव बीन फॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू वाइज, ए ना लिख रहे हैं, और इसमें मीट्रिक टेंसर किसका यूज होगा, ए अल्फा बीटा का। ध्यान दीजिएगा, ए अल्फा बीटा का, क्योंकि तोड़ते समय आपने देखा था। वेयर एज दोज विद द लैटिन इंडिसेस हैव बीन फॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एज एंड मीट्रिक टेंसर जी आई जे। अब ध्यान से देखिए आप, अगर हम लोग कोसेंट लॉ का यूज करें, यूजिंग कोसेंट लॉ फ्रॉम 4, ये वाली जो क्वांटिटी है ये स्केलर इनवेरिएंट है। हमने इसके पहले लिखा था ना कि ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो भी क्या होगा, स्केलर इनवेरिएंट होगा। मतलब ये पूरी क्वांटिटी है क्या, स्केलर इनवेरिएंट है। तो देखिए ध्यान से, फ्रॉम 4 से कि जो लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी है वो स्केलर इनवेरिएंट है और राइट हैंड साइड की क्वांटिटी में लग रहा है इसका प्रोडक्ट है इस पूरे ब्रैकेट वाले टर्म के साथ। क्लियर है पूरी बात। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका कोई क्वांटिटी लिखा है और इस पूरे क्वांटिटी का इस पूरे ब्रैकेट वाले टर्म में मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आ रहा है वो स्केलर आ रहा है। कैसे मालूम, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, स्केलर है और दोनों साइड बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि इस बाहर वाले टर्म का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि लग रहा है इस ब्रैकेट में जो टेंसर मौजूद है ना, वो टेंसर इसी का रेसिप्रोकल है। पक्का पक्का इसी का रेसिप्रोकल है। अच्छा, अगर ऐसा है तो गारंटी है कि कोसेंट लॉ के अंतर्गत हम ये सिद्ध कर सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है ना बीएससी थर्ड ईयर में कोसेंट लॉ, कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट, अगर ए वाली मतलब इस वाले क्वांटिटी का इस पूरी क्वांटिटी के साथ अगर प्रोडक्ट स्केलर है तो गारंटी ए वाला जो क्वांटिटी है वो इसी टाइप का टेंसर होगा, लेकिन इसी का रेसिप्रोकल होगा, मतलब इसी का उल्टा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी आपको ब्रैकेट में नज़र आ रही है ना, इक्वेशन नंबर 4 में, हम कह सकते हैं कि कोसेंट लॉ के द्वारा कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो टेंसर है और उसी टाइप का टेंसर है जैसा कि ए अल्फा बीटा आई था। ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि अल्फा नीचे है, अल्फा ऊपर लिया, बीटा ऊपर है तो बीटा को नीचे लिया, आई ऊपर है तो आई को नीचे लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो पूरा ब्रैकेट वाला टर्म है इसका रिवर्स रहेगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट मिल करके कंट्रैक्ट होकर के लेफ्ट हैंड साइड स्केलर इनवेरिएंट के बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ से बात तय हो गया कि ये जो पूरी ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है वो एक टेंसर है और उस टाइप का टेंसर है जैसा कि ए अल्फा बीटा आई होता है। और हम लोग ये जो नया वाला ब्रैकेट में जो टेंसर बन के हमारे सामने निकला है ना, इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक डेरिवेटिव। और किसका इंट्रिंसिक डेरिवेटिव कहते हैं, ए अल्फा बीटा आई का। क्लियर है पूरी बात। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये जो आपका है लिखा हुआ है इसको इंट्रिंसिक डेरिवेटिव कहेंगे, किसका, ए अल्फा बीटा आई का। वी कैन राइट दिस इंट्रिंसिक डेरिवेटिव एज, अब ध्यान दीजिएगा बात, ये जो ब्रैकेट वाले टर्म है ना, जहाँ पर यहाँ पर ds बना है, हम यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं एक्स जे, है ना, एक्स जे लिखे हैं। अब देखिए हम कह रहे हैं ये जब जिसने बनाया इंट्रिंसिक डेरिवेटिव इसी वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल करके लिखा है। अब देखिए इस वाले ब्रैकेट में थोड़ा सा वो जो है चेंजिंग कर रहा है और कह रहा है कि हम इसको इंट्रिंसिक डेरिवेटिव कहेंगे और वो अपनी सुविधा के लिए इसको कुछ बदल रहा है। ठीक है, यहाँ यस को जे से एक्स जे से बदल रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे जस्ट ऐसे एक्स जे से बदल रहा है, ए गामा बीटा आई अल्फा गामा डेल्टा वाई डेल्टा जे। अब यहाँ पर देखिए बात, यहाँ पे जो लिखा है ए गामा आई, हम केवल ब्रैकेट वाले टर्म की बात कर रहे हैं, ये बाहर वाले की बात नहीं कर रहे हैं। ए गामा बीटा आई अल्फा गामा डेल्टा हो गया, ये जो डी वाई डेल्टा ओवर आप यहाँ पर लिखेंगे ना डी एक्स जे, तो आपको याद है लास्ट टर्म में हमने आपको क्या सिखाया था। अगर आप सभी लोगों को लास्ट टर्म याद होगा तो हमने एक बात सिखाई थी शॉर्टकट में लिखने का, ये वाला सबको याद है। इस टाइप का रहेगा तो हम लोग ऐसा लिख पाते हैं, आप लोग अपने नोट में लिखे होंगे, तो ध्यान दीजिएगा हम लोग उसी का यूज करती हैं। तो जब हम लोग उसका यूज करेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है वाई डेल्टा जे,
है ना, किसके प्लेस पे लिखा है, यहाँ जो आप लिखने जा रहे थे dy डेल्टा ओवर dxj करेंगे ना इसके जगह, जैसा कि आप पहले पोजीशन पे अभी आप कर रहे हैं, तो वही वाला काम यहाँ भी करेंगे। जैसा कि पहले पोजीशन पे अभी आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने dxj किया है जबकि ds था, है ना, तो ऐसे यहाँ भी करेंगे। तो dy डेल्टा ओवर dxj को हम लोग क्या लिख पाएंगे, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख पाएंगे y डेल्टा j। ऐसे सेकेंड वाले को आप क्या लिख पाओगे, ऐसे यहाँ भी y डेल्टा j, और इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, है ना, dxj ओवर ds को, इसको नहीं चेंज करेंगे xh के रेस्पेक्ट वाले को, केवल y वाले को। हमने उस दिन बताया था कि आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखेंगे। ये क्लियर है पूरी बात। तो आपने ये पूरा टर्म लिख दिया, ठीक है, इंट्रिंसिक डेरिवेटिव का। अब ध्यान दीजिए, ये जो लास्ट वाला टर्म है ना, जिसको आप नहीं बदल पाए हैं, ये आर्बिटरी कंट्रावेरिएंट वेक्टर है और एक्सेज में है, साफ साफ दिख रहा है। चूंकि जो डायरेक्शन है सी का वो आर्बिटरी है, हमने सब स्पेस के अंदर जो सी लिया है वो आर्बिटरी कर्व लिया है, तो इसका डायरेक्शन भी क्या है, आर्बिटरी है। और फ्रॉम कोसेंट लॉ हम ये पा रहे हैं फ्रॉम 5 दैट द क्वांटिटी विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 5, जो क्वांटिटी है ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जो भी क्वांटिटी है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5 की, वो एक मिक्स टेंसर है। और कैसा मिक्स टेंसर है, सेकेंड ऑर्डर का है। किस में है, वाइज में है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर आप इस पूरे क्वांटिटी को बड़ी ध्यान से देखेंगे ना, तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा लगा है ना, अल्फा बीटा, तो आपको एक मिक्स टेंसर की क्वांटिटी नज़र आ रही है, जो अल्फा और बीटा दिख रहा है ऊपर और नीचे। इसीलिए कह रहे हैं, और एक ग्रीक इंडिसेस में, इसीलिए कह रहे हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर का वाइज में आपका क्या है, एक मिक्स टेंसर है। और एक बात और ध्यान से दीजिए, एंड कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर इन एक्सेज। अब देखो यहाँ पे पहले तो इंडेक्स एक होता था तो हम लोग कहते थे एक ऑर्डर का है या कोवेरिएंट वेक्टर होता है, लेकिन अब देखिए आई के साथ डेरिवेटिव करने की वजह से जे भी आ गया है, तो दो तरह के लैटिन इंडिसेस भी हो गए हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें ना, तो ये जो पूरी क्वांटिटी है वो एक टेंसर है। और कैसा टेंसर है, मिक्स टेंसर है, वाइज में भी मिक्स टेंसर, अल्फा बीटा में, सेकेंड ऑर्डर का। और सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि यह आपका कोवेरिएंट टेंसर है सेकेंड ऑर्डर का एक्सेज में। बात को ध्यान दीजिएगा, हम एक्सेज में कह रहे हैं कोवेरिएंट है, क्योंकि आई है ना और नीचे जे लिखा है, तो ये दोनों को में ही हैं। ऐसा नहीं कि कंट्रा में और एक को में है, दोनों को में जोड़े जाएंगे, क्योंकि ये डेरिवेटिव में है ना। यहाँ पे अल्फा बीटा डेरिवेटिव में नहीं था, ये ऊपर था और ये नीचे था। यहाँ पे आई और जे जो है, ये जे डेरिवेटिव में है, तो इसको को में ही हम लोग जो है कंट्रीब्यूट करवाएंगे। तो कहेंगे ये जो पूरी क्वांटिटी है, एक्चुअली ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये अल्फा और बीटा में आपका ये मिक्स टेंसर है सेकेंड ऑर्डर का वाइज में, ठीक है, और कोवेरिएंट टेंसर है सेकेंड ऑर्डर का एक्सेज में। आई और जे जो है दो वेरिएबल है, तो ये जो है सेकेंड ऑर्डर का एक्सेज में। और हम लोग इस पूरी क्वांटिटी को, ये जो पूरा का पूरा क्वांटिटी लिखा है ना, देखो एक बात ध्यान से समझिए आप सभी लोग। अगर ये टेंसर आपने कह दिया कि ये टेंसर है ना, और ये टेंसर किस में है, ग्रीक इंडिसेस में है, मिक्स टेंसर है, ग्रीक इंडिसेस मतलब वाइज में, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का। और आपने कह दिया कि आई और ये दोनों कोवेरिएंट है, ये कोवेरिएंट में है सेकेंड ऑर्डर का, तो ये पूरा का पूरा अपने आप में एक टेंसर बन गया। ध्यान दीजिएगा, कोई भी दूसरा अगर टेंसोरियल टर्म इसमें जुड़ रहा है तो पक्का ये वैसा ही होगा जैसा कि यह है। आप जानते हैं ना, अलजेब्रा आप टेंसर पढ़ेंगे तो सेम टाइप के ही टेंसर जोड़े जाते हैं, तो ये दोनों सेम टाइप के ही होंगे। जिस टाइप का यह होगा उसी टाइप का ये भी होगा, उसी टाइप का ये भी होगा, उसी टाइप का ये भी होगा। अलजेब्रा आप टेंसर बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ाया गया है कि दो टेंसर को ऐड और सब्ट्रैक्ट आप तभी करेंगे जब वो सेम टाइप के होंगे। बात समझ में आई सबको? तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये भी उसी टाइप का, ये भी उसी टाइप का, ये भी उसी टाइप का और ये भी उसी टाइप का, तो ओवरऑल उसी टाइप का हो जाएगा। क्लियर पूरी बात? सो ये जो पूरी क्वांटिटी लिखी हुई है इसको हम डिनोट करेंगे ए अल्फा बीटा आई, और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है डेरिवेटिव, जे के, तो सेमी कामा लगा के हमने जे लिख दिया। और हम लोग इसी पूरी क्वांटिटी को कहेंगे दिस इज द जर्नलाइज्ड कोवेरिएंट डेरिवेटिव या टेंसर डेरिवेटिव किसका, ए अल्फा बीटा आई का। किसका? ए अल्फा बीटा आई का। किसके रेस्पेक्ट में? जे के रेस्पेक्ट में, या विद रेस्पेक्ट टू एक्स एच। यहाँ पे हमने एक्स लिखा है ना, तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स एच। बात समझ में आई? तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी आपका डेरिवेटिव बन गया। एक बात और ध्यान दीजिएगा,
चूंकि हम ये कह रहे हैं कि ए क्या है, आर्बिट्री कंट्रावेरिएंट वेक्टर है ना, तो हम इसके प्लेस पर 1 ले ले रहे हैं अपने सुविधा के लिए, जब हम आगे जब चलेंगे तो आप एक काम करिए, इसको आप फार्मूले के तहत लिख दीजिए, ए अल्फा बीटा आई जे इक्वल टू ये पूरा, लास्ट में हमने इसकी जगह पर 1 ले लिया है, ध्यान दीजिएगा, इसके प्लेस पे क्या ले लिया 1। तो आपका फार्मूला है बन गया, क्या फार्मूला बना, ए अल्फा बीटा आई का जनरलाइज कोवेरिएंट डेरिवेटिव जे के रेस्पेक्ट में जो होगा डी ए अल्फा बीटा आई, आप पहले लिखिएगा, मतलब ए अल्फा बीटा आई को पहले आप सीधे लिख दीजिएगा और जे के रेस्पेक्ट में ऐसे आप डेरिवेटिव करिएगा एक्स के साथ, फिर क्या करिएगा आप यहाँ प्लस लगाइएगा, कंट्रा वाले को जब बदलिएगा, अल्फा है ना यहाँ ऊपर, तो इसको आप किसी इंडेक्स गामा से बदलिए, तो कंट्रा बदला इसीलिए प्लस लगा रहे हैं, और बाकी नीचे के 2 इंडिसेस को बीटा और आई को ऐसा रहने दीजिए। आप बदले किसको है, ऊपर वाले को, तो यहाँ उसके सामने गामा लगा दीजिए, डमी वाले को। अच्छा, यहाँ से हटा कौन है, अल्फा, तो अल्फा को लिख दिया, किसके रिस्पेक्ट में आपका जो है डेरिवेटिव होना चाह रहा है, आपका जो डेरिवेटिव है वो होना चाह रहा है किसके रिस्पेक्ट में, जे के, लेकिन हम लोग यहाँ पर तो ग्रीक में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेल्टा लिखें, फिर यहाँ पर जे को एडजस्ट कर दिया गया है ना, डेल्टा को फिर जे के रेस्पेक्ट में कर दिया गया है। मतलब आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, यही वाली पूरी की पूरी क्वांटिटी हमने लिख रखी, बस इसी के प्लेस पे 1 कर दिया है। तो आपका इस तरह से जनरलाइज कोवेरिएंट डेरिवेटिव का फार्मूला डिराइव हो गया। कल हम आप लोगों को इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे डायरेक्ट क्लास में हैंड रिटेन नोट के द्वारा। हमने इसको भी आप लोगों को दिया था कि आप लोग इसको हाथ से लिख लेंगे, तो बड़ा अच्छा लगा कि अंजू ने भी लिख करके भेजा था और निकिता ने भी लिख करके भेजा था, उन लोगों की हैंड राइटिंग भी अच्छी है, लेकिन हमको टाइम मिल गया तो मैं खुद टाइप कर दिया, इसीलिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमने इसी से पढ़ा दिया। तो आप लोग अच्छा है, कोऑपरेट भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, हम अपने ही हैंड राइटिंग में कल से जो भी क्वेश्चन होगा इस पर उसको कराते चलेंगे। तो कल हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, जनरलाइज कोवेरिएंट डेरिवेटिव का। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नई आर्टिकल के साथ। सो थैंक्स क्लास।